हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस में देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है कंप्लीटली देख सकते हैं यहाँ पे 8 यूनिट में डिवाइड है और इन 8 यूनिट में कौन कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है ये हम देखने जा रहे हैं आज के इस वीडियोस में, आज के इस क्लास में। और फिर हम लोग का सेमेस्टर का क्लास शुरू होगा और फिर आगे की चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। मैं थोड़ा सा इसे पीछे कर लेता हूँ, दिक्कत कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पॉलिटिकल साइंस का आपका जो सिलेबस है ये थर्ड सेमेस्टर का, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये किस सेमेस्टर का है? थर्ड सेमेस्टर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यूनिट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 1, टोटल कितने यूनिट है? 8 यूनिट है टोटल, हम लोगों को 8 यूनिट पढ़ना है। पहले यूनिट में क्या है? प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, मतलब जब इंडिया कॉलोनियल सिस्टम में था, उपनिवेशवाद में था। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था। ठीक है, उस समय भारत एक कॉलोनिस्ट टाइप का था, कंप्लीटली फ्रीडम उसके पास नहीं था, यानी कि भारत कंप्लीटली स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखें जो प्रोसेस चल रहा था डेमोक्रेटाइजेशन का, मतलब लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस समय कौन कौन से प्रोसेस ऐसे थे जो भारत को लोकतंत्र की तरफ लेके जा रहे थे, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड पोस्ट कॉलोनाइज इंडिया, मतलब उस समय का जो सिचुएशन था, उस समय का जो वर्तमान में इंडिया था, उसकी कैसी प्रक्रिया थी, कौन कौन से शासन की पद्धतियां थी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो पहला ये था। ठीक है, आगे देखिए डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की जो डायमेंशंस है इसको भी हम लोग को देखना है कि डेमोक्रेसी की डायमेंशंस क्या है। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप लोग, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर शेपिंग्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम टू सेंस इंडिपेंडेंट, मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि जब इंडिया पूरी तरीके से आजाद हो गया स्वतंत्रता के बाद, भारत में जो लोकतंत्र के आयाम थे, सामाजिक, आर्थिक, ये और ये सारी चीजें, ये किस तरीके से भारत को एक नया आकार देने का कार्य की। ठीक है ना, एक तरीके से नया भारत बनाने का कार्य की। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 में ही हम लोगों को पढ़ना है इन सारी चीजों को। प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनीज इंडिया एंड डायमेंशंस टू डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी के आयाम है, जिसे हम लोग कहेंगे भाई सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स जो होंगे, जो भारत को कहीं ना कहीं एक आकृति, एक आकार के रूप में डेवलप करने का कार्य करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। आगे देखिए भाई, यूनिट नंबर 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है? क्वासी फेडरलिज्म एंड कोलिनेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना, भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो क्वासी फेडरलिज्म है, जो अर्धसंघवाद है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम है इसको पढ़ेंगे। एंड पॉलिटिकल पार्टीज का भारत में क्या महत्व है, या फिर हम ये कहें कि लोकतांत्रिक सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका क्या महत्व है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में पार्टी का सिस्टम क्या है, इसको भी हम लोग इसी दूसरे यूनिट में कवर करेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हो चुकी हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है आपका 8 यूनिट में डिवाइड है और इसको पढ़ना है। कैसे हम लोग पढ़ें, कौन कौन से तरीके अपना करके पढ़ें कि एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। किताब से भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब से पढ़ने में समस्या यह है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में टाइम लग जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो टारगेट सेमेस्टर है वो आपके सामने फिर से सारथी नामक बैच लेकर के आया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आपका सारथी नामक बैच। ठीक है, इस सारथी नामक बैच के जो फीचर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई। फीचर्स की सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये आपके फीचर देखिए भाई, थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे, साथ ही साथ क्लास नोट्स, पीडीएफ
ये सब के सब आपको ऐप में मिल जाएंगे, कहीं से भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किताब का काम तो यही, बुक का काम तो यही कर देगा भाई, बुक का काम ये कर देगा। और साथ ही साथ थ्योरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी क्वेश्चंस आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे या फिर बहुत ज्यादा मदद करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी अगर दिया जाएगा आपको, तो ये किस लिए दिया जाएगा, ये इसलिए दिया जाएगा कि हो सकता है आपका एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू हो, या फिर हो सकता है आपका एग्जाम का पैटर्न जो है थ्योरी वाइज हो, या फिर हम कह सकते हैं लिखित हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको मिलने वाली हैं, ताकि किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम का पैटर्न हो, यूनिवर्सिटी कब पैटर्न को चेंज कर दे कुछ आइडिया नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि पहले से हम दोनों तरीके से तैयारी कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। अगर शॉर्ट टाइप के आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस अगर देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे। आगे देखिए भाई, पर्सनल मेंटरशिप, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ाई हुई सारी चीजें क्लियर हो पा रही हैं, इत्तेफाकवश किसी कारणवश क्लास नहीं चल पाया या फिर किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया, तो आप यहां से भी क्लियर कर सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा जुड़ करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे सस्ते प्राइस पे केवल और केवल 599 में ये आपको बैच मिलने वाला है, केवल और केवल 599 में आपको बैच मिलने वाला है। यहाँ पे टीचर्स आप लोग देख सकते हैं, बखूबी आप लोग परिचित होंगे टीचर से, ये उत्कर्ष सर और वहाँ नीतीश सर, और भी यहाँ मैम है, मैं भी हूँ, सब लोग हैं। ये आपको बेहतरीन गाइड करने वाले हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, जिनमें से पॉलिटिकल साइंस मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाने वाला हूं, हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये भी मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाएगा, सिलेबस भी कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जिसमें से ये 3 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाने वाला हूं, बाकी हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी सब कुछ आपको केवल और केवल 599 के बैच में मिल जाने वाला है। ठीक है, यहां तक की बातें आपको अगर क्लियर हो चुकी हैं, तो चलिए आगे के सिलेबस को फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, अगला जो आपका तीसरा यूनिट है उसमें क्या है भाई, तीसरा यूनिट देख लीजिए, तीसरा यूनिट में क्या कह रहा है, यूनिट नंबर 3, इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेमोक्रेसी पे, या फिर जो लोकतांत्रिक सिस्टम होता है इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग समझेंगे। और उसके बाद जो अर्बन होता है और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट्स को भी तो डिवाइड कर दिया जाता है, तो दोनों गवर्नमेंट्स में जो पावर्स होता है वो कैसे डिवाइड होता है, कितनी शक्तियां किस गवर्नमेंट के पास होती हैं, क्या एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोलैब करने का काम करती हैं शक्तियां, या फिर एक दूसरे को हिट करने का भी काम करती हैं, कहीं ना कहीं दोनों टकरा जाती हैं शक्तियां, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। एंड 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। 73 और 74 जो अमेंडमेंट है, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। आगे देखिए यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेशर ग्रुप। ठीक है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं दबाव समूह। दबाव समूह की अगर हम लोग बात करें, दबाव समूह कैसा होता है, एक प्रकार का कोई भी पार्टीज ले सकते हैं, संघ ले सकते हैं, संगठन ले सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स वर्क करती है, तो गवर्नमेंट्स किसी भी प्रकार का लॉ लेकर के आई, किसी भी प्रकार का कोई नया कानून लेकर के आई, और ऐसा लगता है कि वो संगठन किसानों से रिलेटेड है, तो ये किसान जो होते हैं कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं गवर्नमेंट पे अपने संगठन के द्वारा कि वो कानून वापस ले। ठीक है, तो इस तरीके के जो संगठन होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप या फिर दबाव समूह। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, ये जो वोटिंग बिहेवियर होता है इसको भी हम लोग को समझना है, वोटिंग बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स को भी समझना है कि ये क्या चीजें होती हैं, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्या सभी को वोटिंग राइट्स होते हैं, और ये जिनको मिलते हैं उनकी क्या अपने ड्यूटीज होती हैं, इन सभी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली सिटीजन्स के लिए है। एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स, मतलब जो डिटर्मिनेशंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर है, कास्ट को भी कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे, और जो पॉलिटिक्स होता है, मतलब कास्ट के साथ जो पॉलिटिक्स होती है, एक तरीके से जातिगत राजनीति, जातिगत राजनीति की अगर हम लोग बात करें तो ये किस तरीके की होती है, क्या ये सच में होती है, अगर होती है तो किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है इसका, जो इंडियन गवर्नमेंट्स होती है या फिर जो इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम है। ठीक है,
इस पे, तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, मतलब इलेक्टोरल जो रिफॉर्म होते हैं इसकी नीड्स क्या होती है, ठीक है ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, और चुनावी, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको चुनावी सुधार। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, चुनावी सुधार, चुनावी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है ये, और यहाँ पे जो द पॉलिटिक्स सेशंस एंड अकोमेंडेशन है, इसको भी हम लोग जानेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान का जो जो भारतीय संविधान का 73वां 74वां संशोधन था वो तो देख लिए। अलगाव और समायोजन की राजनीति अगर हम लोग बात करें, ये किस तरीके का होता है, अलगाव और समायोजन। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 में देख सकते हैं क्या भाई, यूनिट नंबर 5 में हम लोग देख सकते हैं क्या है। चलिए यूनिट नंबर 5 में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। यूनिट नंबर 5, चलिए भाई, यूनिट नंबर 5 में देखिए, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मतलब क्या भारत में जो राजनीति होती है, क्या धार्मिक राजनीति भी होती है या फिर धर्म की भूमिका होती है क्या राजनीति में? अगर धर्म की भूमिका होती है तो किस तरीके से जो धर्म होता है ये राजनीति को प्रभावित करता है, इसको हम लोग समझेंगे और इंडिया के ही संदर्भ में पढ़ेंगे। एंड डिबेट्स एंड सेकुलरिज्म, जो डिबेट्स होते हैं और जो सेकुलरिज्म्स है, एक तरीके से समाजवाद की हम लोग बात करें तो ये किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, भारत को कैसा आकार देते हैं और इन सभी चीजों का भारत पर क्या इफेक्ट पड़ता है, भारत के चुनावी मुद्दे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीजों को हम लोग कंप्लीटली कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, यूनिट नंबर 6 की बात करें भाई, अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड कास्ट एंड क्लास, मतलब किस तरीके से अफर्मेटिव एक्शंस जो पॉलिसीज बनती हैं किसके लिए भाई, किसके लिए, रिस्पेक्ट टू वुमेन कास्ट एंड क्लास, मतलब जो वर्ग हैं, वर्ग मतलब क्लास, जैसे SC ST OBC जनरल। ठीक है, इसके अलावा जो वोमेन्स होती हैं, जो वोमेन्स होती हैं, वोमेन्स का अपना एक वर्ग होता है, तो इनका जो पॉलिसीज है, इनके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लाई जाती हैं। ठीक है, एंड कास्ट की अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंस टाइप के कास्ट भी हैं, तो उनके प्रति जो गवर्नमेंट्स होती है किस तरीके के बिहेवियर लेकर के आती है, या फिर उनसे रिलेटेड किस प्रकार का लॉ लेकर के आती है, या फिर एक तरीके से हम ये कहें कि इनके सम्मान में जो सकारात्मक कार्रवाई है वो किस तरीके से की जाती है। सकारात्मक कार्रवाई एक तरीके से पॉजिटिव जो वर्क होते हैं इन सभी के लिए वो किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। एंड आगे देखिए भाई, यूनिट नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब नेशन बिल्डिंग में जो चैलेंजेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो नेशनल बिल्डिंग में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र को बनाने में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, क्या आपका एथनिसिटी आता है, क्या लैंग्वेज आता है, क्या रीजन यानी कि जो धार्मिक मुद्दे होते हैं वो आते हैं, क्या कास्टिज्म, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, और कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म होता है और जो करप्शन होता है, इन सभी चीज के द्वारा कहीं ना कहीं भारत की जो राष्ट्र है, राष्ट्र को एक भारत राष्ट्र बनाने में कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट करते हैं या फिर कहीं ना कहीं भूमिका भी निभाते हैं। अगर हम सभी चीजों की बात करें तो कुछ लोग का अपना खुद का लैंग्वेज होता है, कुछ लोग का अपना कास्ट होता है, कुछ लोग का अपना समुदाय होता है, कुछ लोग का अपना धर्म होता है, और सबकी अपनी अलग अलग भूमिका भी होती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। एंड आगे देखिए भाई, यूनिट नंबर 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स टू डिफेक्शंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ठीक है ना, ये जो डिफेक्शन है, ठीक है ना, जो डिफेंशन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि दल बदल की जो राजनीति है, जो दल बदल की राजनीति है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है उसका रूल किस प्रकार से होता है, इन सभी चीज के हम लोग इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हो जाइए रेडी। आपका पिछला जो सेशन था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है और बेहतरीन रिजल्ट के साथ आप लोग आए हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपने दिया है। बहुत से बच्चों ने तो भाई बहुत बढ़िया जो CGPA है उन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है, उनका अपना खुद का एक इतिहास है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 599 में आपको बैच ले लेना है, इसी से आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आपका परसेंटेज अभी भी कम हो गया है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपके कंप्लीटली परसेंटेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के सिलेबस में हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीटली उन बिंदुओं को जो हमें पढ़ना है। ठीक है,
तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी से आप लोग बैच परचेज़ कर लीजिए ताकि आगे की क्लासेस प्रॉपर शुरू होंगी। और अगर नहीं बैच परचेज़ करते दिक्कतें ये होंगी कि भाई क्लासेस आपको लाइव नहीं मिल पाएँगी, फिर आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, जो कि आपके लिए कहीं न कहीं एक चैलेंजिंग वर्क है। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको टाटा, बाय-बाय।